तो आपकी क्लास 10th है, चैप्टर 1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें बेटा जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जैसे हमारा हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है तो ये बन जाता है वाटर। तो ये बन गई हमारी स्केलेटन इक्वेशन का मतलब इसकी लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। तो दो गैसें हैं, इनको हम इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें, इसमें से बिजली गुजारने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें दोनों ये वाटर में कन्वर्ट होती हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसका सिंबल H2 है, उसको हम कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा O2 है तो उसको कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो H2O तो रेशो के हिसाब से कोई कांस्टेंट कंपोजिशन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ मिलके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसको सिंबल लिखने से जो सिंबल हैं H2 है, H है, O है, N है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हम लिखते हैं तो वो पक्के सिंबल हैं, स्टैंडर्डाइज सिंबल हैं, सारी दुनिया में वही सिंबल चलते हैं। तो इसमें ऐसा पहले लिखते हैं, फिर हमें इसके बारे में पता है कि अगर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कंबाइन होके, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है। लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक एटम ज़्यादा है, इसमें एक कम है। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें वो बताती है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको बार बार समझा रहा हूँ, पहले भी समझाया है, ये फिर से दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, रिपीट हो जाए। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाऊंगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसके एटम्स की गिनती करते हैं। हाइड्रोजन के एटम इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 हैं और इधर 1 है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा गलत हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमारा गलत हो गया कि अगर इधर 2 ऑक्सीजन के एटम थे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जब बना तो ऑक्सीजन का 1 एटम कहाँ गया। उसके लिए हम इसको फिर से सही करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर हैं, इसलिए उसको कुछ भी करने का वो कुछ नहीं है हमारा काम। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 एटम है तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड का जो ये मॉलिक्यूल बन गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने, तो उसमें ऑक्सीजन के तो 2 एटम आ गए, लेकिन हम हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। तो उसके लिए हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी इक्वेशन है Fe प्लस O वाटर, ये मैंने कल भी की थी, आज से फिर से कर देता हूँ। इसका बन गया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसको भी ऐसे आयरन का
और ऑक्सीजन का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और इसमें 3 है। हाइड्रोजन के इस तरफ 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन के इस तरफ 1 है, इस तरफ 4 है। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको स्कैटर्न इक्वेशन कहते हैं, राफ्ट इक्वेशन कहते हैं। पहले वैसे लिखते हैं सिंबॉलिकल फॉर्म में। तो अब इसमें ऑक्सीजन के हम बैलेंस करेंगे तो ये जो 4 है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम आयरन के देखें तो आयरन के यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। तो ये वाली जो इक्वेशन हो गई ये हमारी बैलेंस हो गई। उसके बाद एक ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, प्लस हमारा हाइड्रोजन है। इसको 340 ATM पे गर्म करते हैं, प्रेशराइज करते हैं तो बनता है CH2 OH। ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, इसको कहते हैं ठीक है। ये गैस है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे दोनों तरफ, एक तो कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कार्बन के दोनों तरफ 1 है, ये 1 हो गया। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर 1 2 3 हैं। ऑक्सीजन के इधर 1 है और इधर 1 है। तो हमें इसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 2 हो गए और हाइड्रोजन हमारे 2 1 3 और 2 6 हो गए। यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 6 हो गए। कार्बन के 2 हुए और ऑक्सीजन के भी 2 चाहिए हमें, इसके दोनों के 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे। तो ऐसे ही तो इसके साथ में जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हम अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड के लिए हम क्या लिखते हैं S। लिक्विड स्टेट है तो उसके लिए भी लिखते हैं L। और अगर गैस स्टेट है तो उसके लिए लिखते हैं G। और अगर कोई चीज़ पानी में घुली है, डिजॉल्व इन वाटर, तो उसको लिखते हैं AAQ। और ये जो एरो का निशान है बीच में, उसमें अगर ट्रायंगल लिखते हैं तो उसका मतलब है हीट। तो इसमें अगर कुछ ऐसे लिखा है आयरन या क्लोरोफिल, इसके ऊपर ऐसा लिखा है क्लोरोफिल आयरन, या सनलाइट लिखा है, ठीक है, या कुछ और लिखा है, तो ये होता है कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट जो होता है केमिकल substance है which do not take part in the chemical reaction but helps in promoting the chemical reaction। यानी कि कैटलिस्ट ऐसे काम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, आपने पढ़ना है, हमने आपको पढ़ाना है, लेकिन एग्ज़ाम भी आपने देना है, तो असली जो जिम्मेवारी है वो आपकी है, आप ही पढ़ते हो, आप ही पेपर देते हो। तो हमारा काम क्या है, हमने पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ आपको पढ़ाना है। यानी वी आर ओनली टू हेल्प यू इन योर स्टडीज, वी आर नॉट टेकिंग एनी एग्जामिनेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ईयर। एनुअली जब आपका क्लास खत्म होती है तो हम उसमें पेपर देने वाले नहीं हैं, आपने पेपर देने हैं। तो इसमें जो केमिकल इक्वेशन होती है या केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर वो काम करेंगे तो उनके एटम ऐसे अलग हो जाएंगे, उनके एलिमेंट्स के एटम ऐसे एक से निकल कर दूसरे में चले जाएंगे। तो कैटलिस्ट जो होता है वो होता है ओनली फॉर द हेल्पिंग द रिएक्टेंट्स टू कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर एटीएम लिखा है, तो एटीएम का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। नॉर्मली जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो होता है जो 76 सेंटीमीटर पारे को, मरकरी को, एक 1 मीटर शीशे के कॉलम में 76 सेंटीमीटर तक उठा सकने वाला उसकी इतनी पावर होती है। यानी कि सी लेवल पे जो मरकरी है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसको 76 सेंटीमीटर तक पारे की नदी में उठा सकता है। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेयर प्रेशर मापते हैं। तो जितना एक जगह का एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उससे 340 टाइम्स प्रेशर है, 340 टाइम, 250 टाइम, ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को हम बहुत सारा प्रेशर देने के बाद उसको वो चीज़ें कंबाइन करती हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसें हैं, दोनों को मिलाने के बाद अमोनिया बनती है। तो उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर भी चाहिए, उसमें 450 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी चाहिए, तो उसमें हीट का ये वाला निशान लगेगा, इसको कहते हैं डेल्टा। ये ग्रीक लेटर है डेल्टा, यानी ट्राइंगल है, इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा मीन्स ए चेंज ऑफ टेम्परेचर, हीट। तो ऐसे जो सिंबल होते हैं इसमें एक तो एलिमेंट्स के सिंबल लगते हैं और साथ में यहाँ पर उसमें जो कैटलिस्ट आता है वो होता है। जैसे जो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें सनलाइट लगता है, उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल जो होती है वो पत्ते में वैसी की वैसी रहती है, उसका कुछ नहीं करता, यानी वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती, वो रिएक्शन को सिर्फ तेज करती है, उसकी मौजूदगी में रिएक्शन होती है, ठीक है, लेकिन उसका अपना कोई उसमें पार्ट नहीं होता। ऐसे ही हमारी बॉडी में पेप्सिन, रेनिन और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करवाते हैं, यानी कि उनका खुद का कुछ भी उसमें पार्ट नहीं होता, वो खुद कुछ नहीं करते, ना उनमें कोई चेंज होती है। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिएक्शन एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन देयर प्रेजेंस बट दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट यहाँ पर लिखी होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, और साथ में उसमें टेम्परेचर लिखा होता है और साथ में फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखा होता है। यानी ये जो इधर रिएक्टेंट्स है तो इसके साथ गैस लिखा है, तो इसके साथ भी गैस लिखा है, ठीक है, इसके साथ लिक्विड लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये लिखा रहता है। तो हम इसको एक तो हमने बैलेंस करना सीखा और फिर इसके सिंबल्स, ठीक है। तो आपने 9th क्लास की बुक में से, 8th क्लास की बुक में से जो जो आपके सिंबल्स हैं, जो जो
आपको याद करने हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल है और उनको कैसे बैलेंस करना है। तो उसकी प्रैक्टिस आपने बेटा करनी है। और आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर हमने देने हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों हम रब क्यों करेंगे, उसको रेक सैंड पेपर से क्यों रब करेंगे, ताकि वो क्लीन हो जाए। उसके ऊपर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई परत जम गई है तो उसको अगर जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, तो उसको पहले हम रगड़ेंगे फिर वो जलता है। जैसे टायर को साइकिल के ट्यूब में, साइकिल के ट्यूब में पंचर लगाने के टाइम पे क्या होता है, उसको पहले थोड़ा सा रेगमार से रगड़ते हैं, उसको साफ करते हैं, और जो पंचर का जो होता है उसको भी रगड़ते हैं, दोनों को रगड़ते हैं। तो उसके बाद आगे है आपकी केमिकल इक्वेशंस है, वो मैं आपको बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल हमने ये वाली इक्वेशन की है, उसके पहले 2 इक्वेशन हमने वो की है, तो इसको बैलेंस करना है। उसके पहले मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उसके जितने नंबर ऑफ दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं वो हमने गिनती करके यहाँ पर लिखने हैं, और फिर इनको मिलाना है। उसको मिला के फिर एक ऐसी केमिकल इक्वेशन बनानी है जिसमें दोनों तरफ सभी एलिमेंट्स की गिनती बराबर हो। जैसे इसमें ये होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर मैटर जो रिएक्ट करती है, मैटर एग्जिस्ट करती है तो वो है, वो उसको ना तो हम बना सकते हैं तो ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। मैटर इज़ देयर, वो बनी हुई है पहले। जैसे हमारा शरीर है डिफरेंट एलिमेंट से बना है, हवा उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड उनके मिलने से बनते हैं। तो जो दूसरे और सब्सटेंसेस जैसे एयर है वो मिक्सचर है, उसमें हम एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो साइंस में हमें ये बेटा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन और उसके बाद केमिकल इक्वेशन और उसके बाद फिर हम उसको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप 1:10 से 2 बजे तक का टाइम है आपके पास। 1:10 बजे ये हमारी ऑनलाइन क्लास ख़त्म होती है और 2 बजे तक 1:10 के बाद हमारे पास 1:10 से लेकर 2 बजे तक टीचर्स के पास टाइम होता है। तो अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए, बुक में से पढ़ लो, बुक में से पेज को पॉइंट आउट करके मुझे फ़ोटो भेज दो, यहाँ से समझ नहीं आया तो वो मैं आपको समझा दूँगा। ओके, थैंक यू।